अब हम आगे जाते हैं और इस बात के ऊपर बात करते हैं कि पीएसएक्स जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। इसी तरीके से इसका एक अदारा है एनसीसीपीएल। इसके बाद एक है इसका अदारा जो सीडीसी है, और इसके बाद इसका एक अदारा है एससीसीपी है, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब जो पीएसएक्स है, जो एनसीसीपीएल है, ये बुनियाद जब हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं अपने ब्रोकर के थ्रू, तो उसका जो सर्वर है वो हमारा ऑर्डर लेके मार्केट में डाल देता है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब वो जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है वो ब्रोकर का जो सिस्टम है वो कंपाइल करता है और उसके बाद वो भेज देता है उसको एनसीसीपीएल के पास। अब एनसीसीपीएल जो है वो उस जब उसके पास ब्रोकर की तरफ से डेटा आता है तो वो अपने पास उसको रिकॉर्ड के तौर पे रख लेता है। तो उसको फिर आपको एक ना मैसेज आ जाता है, एक मेल आ जाती है और एक मैसेज आ जाता है। तो जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, यानी कि वो बाय हो या सेल हो, तो आपके पास बुनियादी तौर पे दो मैसेज और दो मेलें आनी चाहिए। एक आएगी आपके ब्रोकर की तरफ से और एक आएगी एनसीसीपीएल की तरफ से। तो अगर आपके पास ब्रोकर की मैसेज और मेल तो आ जाती है या एनसीसीपीएल की नहीं आती, तो इसका मतलब है कि कुछ मामला खराब है। तो आपको फिर अपने ब्रोकर को ये बात पॉइंट आउट करनी चाहिए कि यार मेरे पास एनसीसीपीएल का मैसेज क्यों नहीं आता। असल में होता कुछ ऐसा है कि कुछ ब्रोकर ऐसा करते हैं कि वो ट्रेड का जो रिकॉर्ड है वो एनसीसीपीएल को फराहम नहीं करते, रोक लेते हैं। कुछ टैक्सेस का इशू है जहां तक मुझे पता चला है, तो वो टैक्स बचाने के चक्करों में ये कर लेते हैं। चले ये काम कर लिया, ठीक है, लेकिन मसला इसके अंदर यह है कि अगर आपके और ब्रोकर के दरमियान कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए आपकी ट्रेड के हवाले से, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जरूरी है कि जब आप एससीसीपी के पास जाके कंप्लेन करेंगे तो एससीसीपी जो है वो एनसीसीपीएल से आपका रिकॉर्ड मंगवाएगा। तो अगर ब्रोकर ने आपकी ट्रेड का रिकॉर्ड एनसीसीपीएल को नहीं सेंड किया, तो एनसीसीपीएल कहेगा मेरे पास तो इस बंदे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपकी जो कंप्लेंट है उसका कुछ नहीं बनने वाला। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप कभी ऐसा फील करें कि जब आप वो ट्रेड डालते हैं तो आपके पास एनसीसीपीएल की तरफ से मेल या वो मैसेज नहीं आ रहा, तो आपने फौरी तौर पे अपने ब्रोकर को ये पॉइंट आउट करना है कि यार मेरे पास ये काम क्यों होता है, ताकि उसको ये पता चले कि यार इदे नाल ते असी सीधा चलना है, बाकियां नाल असी दो नंबरी कर ली तो खैर है, क्योंकि ये पूछता है। तो आपने इस चीज को नोट करना है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और चीज देखते हैं कि मार्केट में काम करने के लिए हमें किस किस एनालिसिस की जरूरत है। तो बुनियादी तौर पे जो एनालिसिस है वो दो है, एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस वो होता है जिसके अंदर ये माजी में ज्यादा होते थे, अब भी होते हैं, लेकिन माजी में होता ही फंडामेंटल एनालिसिस था, टेक्निकल एनालिसिस होता ही नहीं था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाकियों की बात नहीं कर रहा। अब वो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? उसके अंदर बुनियादी तौर पे ये चीजें देखी जाती थी कि कंपनी की ईपीएस क्या है, उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है, यानी कि वो जो उसको अर्निंग हो रही है, तो वो प्रीवियस जो अर्निंग है 3 मंथ की उससे ज्यादा है या कम है, यानी उसकी अर्निंग बढ़ रही है, उसकी कमाई में इजाफा हो रहा है या कमी वाकया हो रही है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि वो अपने क्लाइंट्स को क्या बेनिफिट देता है, डिविडेंड देता है या बोनस देता है या राइट शेयर इशू करता है। अच्छा, अगर डिविडेंड देता है तो कंटिन्यू डिविडेंड दे रहा है या कभी दे दिया 2 4 5 साल तो पूछा ही नहीं, तो वो पता चल जाता है कि हाँ यार ये तो अपने क्लाइंट्स को कुछ नहीं देते, तो लंबे टाइम के लिए फंसाता है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी देखी जाती हैं, जैसे ये देखा जाता है कि उसकी जो लाइबिलिटीज है वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि उसकी रिटर्न ऑफ इक्विटी बढ़ रही है या कम हो रही है। अच्छा, फिर ये भी देखा जाता है कि इसके अंदर इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी सेल्स देखी जाती है
कि उसकी जो सेल्स है वो पिछले साल के मुकाबले में इजाफा हो रहा है या स्टेबल है या उसके अंदर कमी वाकई हो रही है। तो ये पूरा एक डिटेल एनालिसिस होता है जो फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। ये चंद मैंने आपको चीजें गिनवाई हैं, वरना फाइनेंस की उसकी टीम होती है, वो खुद एनालिसिस नहीं करते, ज्यादातर उनकी फाइनेंशियल टीम होती है जो ये एनालिसिस बना के उनको देती है। फिर वो उनके अप्रूवल के बाद वो एक पूरी स्ट्रेटजीज के साथ उस शेयर्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। अब दूसरा जो एनालिसिस होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस वो एनालिसिस है जो बुनियादी तौर पे आपको इस कोर्स के अंदर फिदा भाई ने बताया है और कोशिश की है अपनी तरफ से पूरी कि आपको इन चीजों के बारे में डिटेल चीजें आपको समझ आ सके। अब टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें जिस टूल की जरूरत होती है वो होता है कैंडलस्टिक चार्ट्स। उसके अंदर मुख्तलिफ उनके एक पैरामीटर्स हैं जिसको लगा के तो फिर देखा जाता है कि हाँ यार ये हमें क्या चीज स्क्रिप्ट जो है वो बताता है या मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्या है। बुनियादी तौर पे जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो हमें प्राइस की डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो टेक्निकल एनालिसिस ये होता है। तो वो जो चार्ट के ऊपर प्राइस की जो कैंडल्स बन रही होती हैं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ इंडिकेटर लगा के हमें उसके बारे में पता चलता है। तो ये दो एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आप दोनों को मिला के भी करना चाहें तो कोई हर्ज कोई नहीं है। वो ज्यादा अगर आप चले जाएंगे डीप चीजें समझने लग जाएंगे तो आपको फिर मिला के पढ़ने में दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप चीजें ज्यादा डीपली तरीके से नहीं समझ पा रहे तो फिर आप बुनियादी तौर पे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही रहें, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस वो बुनियादी तौर पे बंदे करते हैं जिनके पास एक बिग अमाउंट होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस वो लोग करते हैं जो बहुत छोटा सरमाया भी रखते हैं, चंद हजार रुपए, चंद लाख रुपए और चंद करोड़ रुपए। ये जितने भी लोग होते हैं ये ट्रेडर होते हैं और ये टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बिलीनियर हो। तो हम में से सब लोग जो है अब तक जितने भी आए हैं लोग वो यानी कि हम कह सकते हैं कि चंद करोड़ या उसके रेवेन्यू के साथ अपने कैपिटल के साथ इस मार्केट में मौजूद है, चंद हजार से लेके चंद करोड़ रुपए तक के। तो बुनियादी तौर पे ये कोई भी इनमें से इन्वेस्टर नहीं है जिसको इन्वेस्टर कहा जा सके, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो प्राइस को फ्लक्चुएट करवाता है। उसके पास इतना अमाउंट होता है या वो या उसके साथ एक टीम होती है चंद लोगों की, वो मिल के मार्केट वो जो शेयर होता है उसको फ्लक्चुएट करवाते हैं, उसको मूव करवाते हैं, उसके अंदर गेम बनाते हैं। और ये जो हम लोग होते हैं जो थोड़े पैसों के साथ इस मार्केट में मौजूद होते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस करके उसमें से देखते हैं कि वो जो उसकी मूव कर रही है उसमें से कुछ पैसे हम निकालने की कोशिश करते हैं। हम उन उन स्क्रिप्ट को हम हिला नहीं सकते, हम उसको मूव नहीं करवा सकते। असल में हम उनके साथ मूव कर रहे होते हैं या मूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस चीज को अच्छी तरीके से समझिए कि हम वो नहीं है, हम यानी कि आप कह सकें कि गेम चेंजर हमारे पास नहीं है, मास्टर स्ट्रोक हम नहीं कह सकते, मार्केट मूवर हम नहीं है। हम कौन है? हम वो है जो मार्केट मूव कर रही होती है उसके साथ हम एक छोटे से प्रॉफिट के साथ मौजूद रहते हैं। तो इसलिए जब हम बात करते हैं इंटरडे की तो वो टेक्निकल प्योर एनालिसिस होता है। हम स्विंग की बात करते हैं वो प्योर टेक्निकल एनालिसिस होता है। क्योंकि जब ओवरसोल्ड एरिया में जाके उसकी क्रॉसओवर्स पढ़ते हैं, हम उसके अंदर बैठते हैं, अगर वो किसी मूव के अंदर है और वो मूव करता करता 10 रुपए की मूव दे के ओवरबॉट हो जाता है तो हम फिर वहां पे जाके क्रॉस ओवर्स का वेट कर रहे होते हैं। जब उसके अंदर 3 या 4 क्रॉस ओवर्स पड़ जाए या 2 क्रॉस ओवर पड़ जाए और हम ये भी देख रहे हो कि मार्केट वहां से नेगेटिव हो रही है तो वो एक बेहतरीन टाइम होता है वहां से एग्जिट करने का। और 8-10 रुपए जितने ले बन जाते हैं वो ले लें, 3 रुपए भी बन सकते हैं, 20 रुपए भी बन सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितने मालियत के शेयर के अंदर मौजूद है। तो फंडामेंटल टेक्निकल ये है, कोशिश करें टेक्निकल के अंदर रहें, फंडामेंटल्स को थोड़ा डिले करें, उसको स्टडी में रखें ताकि उसके बारे में चीजें आप समझते रहें।
अब ये जो तीसरा एनालिसिस है, ये है सेंटिमेंटल एनालिसिस। अब आप सोचते होंगे यार ये सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या चीज है? सेंटिमेंटल एनालिसिस ये चीज है जो आज के दौर के अंदर, माजी में भी होता था लेकिन आज के दौर के अंदर ये बहुत शिद्दत के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये क्या चीज है? ये चीज है कि जिस तरह आप मुख्तलिफ टेलीग्राम या व्हाट्सएप या न्यूज या चैनल्स के ऊपर देख वॉच कर रहे होते हैं, तो आपको मुख्तलिफ आपके कानों में आवाजें पड़ रही होती हैं, तो वो आपको वो करती हैं, आपको जज्बात में ले आती हैं, आपके अंदर एक ना इनकरेज पैदा करती हैं। तो आप उन आवाजों के ऊपर जाके जो बिहेव करते हैं, एक्चुअली वो एनालिसिस होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस। क्या आप अपने खुद से आप कुछ नहीं कर रहे, आपने ब्रोकर से पूछ लिया, आपने व्हाट्सएप वालों से पूछ लिया, आपने किसी गुरु वगैरह से पूछ लिया, किसी पेड ग्रुप वाले से पूछ लिया, उसने आपको बता दिया, आपने उसके ऊपर जाके ले लिया और आपने फिर समझा, क्योंकि वो एक है ना, जिस तरह उस दिन बात कर रहे थे कि फिदा भाई ने बात की कि आप जब गर्मी हो, आपको प्यास लग रही होगी तो आपको कोका कोला या पेप्सी या स्प्राइट वगैरह दी जाएगी, आपको सत्तू लस्सी या इस किस्म गन्ने का रस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर कोई यही कहता है। आप टीवी उठा के देख लें, न्यूज प्रिंट उठा के देख लें, वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स के यही इश्तेहार चल रहे हैं। तो आपको जब वो ये जो सेंटिमेंटल एनालिसिस आ रहा होता है आपके सामने, जो आपके जज्बात के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है, तो आपको ये और स्क्रिप्ट की तरफ धकेल देता है, प्रेस कर देता है, जो एक्चुअली यानी कि एक तबाही की तरफ जा रहे होते हैं। वो आपको उन स्क्रिप्ट की तरफ लेके नहीं जाने देता जिसके अंदर एक गेम बन रही होती है या उसके अंदर एक अच्छी मूव जा रही होती है। आप कहते हैं यार मैं ले लिया, अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा। तो ये जो अभी कुछ देर पहले जो भाई ने बात की थी कि हमसे डिसीजन नहीं हो पाता है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब इतनी ज्यादा आपके पास साउंड नॉइज आ रही होती है, तो आप कंफ्यूज होते हैं, आप कदम उठाते हो भी डरते हैं, कदम उठाना भी चाहते हैं, नहीं उठा पाते।